गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है हमारा ये है क्लास 6 के ऊपर। और लास्ट क्लास तक हमने पढ़ा था कि न्यूलिथिक टूल्स के बारे में हमने पढ़ा था। न्यूलिथिक के टाइम पे जो पॉटरी हुआ करती थी उसके बारे में हमने पढ़ा था, और इन्वेंशन ऑफ व्हील पढ़ा था हमने। सो ये 3 टॉपिक हमने लास्ट क्लास में कवर किए थे। सो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये है न्यूलिथिक एज हाउसेस। कि जो न्यूलिथिक एज में जो यहाँ पे जो अर्ली ह्यूमंस थे, वो पहले जब न्यूलिथिक एज नहीं थी, यानी कि जब अर्ली एज के टाइम पे जब अर्ली ह्यूमंस थे, तब उस टाइम पे वो हाउसेस बनाकर नहीं रहा करते थे। वो जनरली या तो अपने आपको वो पेड़ों के ऊपर मतलब वो पेड़ों के ऊपर रहा करते थे, यानी कि वो ब्रांचेस के ऊपर रहा करते थे, या वो किसी गुफाओं का इस्तेमाल करते थे, यानी कि केव्स का, जो पहाड़ों में जो केव्स होती हैं उनको वो यूज़ करके अपने वो शेल्टर के लिए वो उसको यूज़ करते थे। सो वो ट्रीज़ का यूज़ करते थे, जो ऊंची पेड़ हुआ करते थे, लॉन्ग ट्रीज़ जो होती थी उनको यूज़ करते थे, या फिर वो केव्स जो थे उनको इस्तेमाल वो करते थे। लेकिन न्यूलिथिक एज में जैसे जैसे उनका डेवलपमेंट होता जा रहा था, तो सबसे पहले तो उन्होंने एग्रीकल्चर की डिस्कवरी करी, और उसके सबसे पहले तो फायर की डिस्कवरी हुई थी, फिर उन लोगों ने टूल्स की डिस्कवरी करी, फिर उसके बाद उन लोगों ने एग्रीकल्चर की डिस्कवरी करी, उसके बाद उन लोगों ने व्हील्स की डिस्कवरी करी, उसके बाद डोमेस्टिकेशन किया, उसके बाद पॉटरी करी, उसके बाद और अपने टूल्स को इम्प्रोवाइज़ किया। उसके बाद अब जो है उन लोगों ने यहाँ पे हाउसेस का भी इन्वेंशन किया। अब जो इनके यहाँ पे जो हाउसेस हैं ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे पहली बार था कि जब किसी ह्यूमन बींग्स ने हाउसेस की डिस्कवरी की। क्योंकि इसके पहले अभी तक कोई भी अर्ली ह्यूमन ने हाउसेस नहीं बनाए थे, अपने लिए घरों का इन्वेंशन नहीं करा था जिसके अंदर वो रह सकते थे। वो जनरली पेड़ों पे या केव्स में ही अपने आप को शेल्टर के लिए वो उनको यूज़ किया करते थे। सो अब हम यहाँ देखते हैं कि द न्यूलिथिक पीरियड वॉज मार्क्ड बाई सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन काइंड. As humans started practicing agriculture and domestication of animals, they gave up their nomadic lifestyle and began to settle down. For this, they started building safe and comfortable houses. देखिए कि जब तक ह्यूमन बींग्स ने एग्रीकल्चर नहीं किया था, वो एक नोमैडिक की ज़िंदगी जी रहा था, नोमैड्स की ज़िंदगी जी रहा था, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे फूड और शेल्टर के लिए। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने अपनी फसल एक जगह उगाना शुरू कर दी थी, तो अब वो उस जगह से जा नहीं सकते थे, उनको वहीं रहना था। तो इसी वजह से फिर उन लोगों ने जो है एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन की वजह से उन लोग को एक जगह सेटल होना पड़ा, इसलिए उन लोगों ने अपने लिए सेफ़ और कंफर्टेबल हाउसेस का जो है इन्वेंशन किया। जो देखिए अब कि इन द बिगिनिंग न्यूलिथिक एज हाउसेस वर मेड ऑफ वेड विद मड एंड हैड थैच्ड रूफ्स। जो न्यूलिथिक एज के जो शुरुआत में जो घर थे, वो घरों का जो निर्माण किया गया था, यानी कि जो उनका जो डेवलपमेंट था मकान का, वो बने थे मड से और थैच्ड रूफ से। मड यानी कि मट्टी, यानी कि मट्टी से बनाई हुई उनकी दीवारें थीं, और उसके बाद जो उनकी जो छत थी वो सूखी घास और पेड़ों की डालियाँ और पत्तियों का इस्तेमाल करके जो छत है उनकी वो बनाई गई थी। यानी कि जो ये जो मकान है ये पूरी तरह से कच्चा हाउसेस जो होते हैं, जो कच्चे जो झोपड़ियाँ होती हैं, झोपड़े होते हैं, उस तरीके के ये मकान थे। लेटर पीपल यूज टिम्बर एंड ग्रास विच वेर ईजिली अवेलेबल अराउंड देयर हैबिटेट। बाद में इन लोगों ने इसमें लकड़ी का इस्तेमाल भी किया, जो टिम्बर यानी कि जो लकड़ी है, लकड़ी का यूज़ करा, और साथ साथ घास का भी इस्तेमाल करा जो कि उनके घर के आसपास थी। तो उससे उन लोगों ने अपने मकान को और ज़्यादा बेटर किया। Many such houses in the locality formed a village. Thus one can notice the evolution of the concept of a society. और इसी तरीके से जब एक मकान बना तो उसके आसपास और भी मकान बने, दूसरे जो लोग थे उनने भी अपने अपने मकान बनाए इसी तरीके से, कच्चे मकान। तो ऐसे करते करते कई सारे मकान बन गए पास पास। तो इसी तरीके से जो एक लोकेलिटी का जो है यहाँ से एक शुरुआत होती है, यानी कि जो लोकेलिटी होती है, एक सोसाइटी जो होती है, जहाँ पे आपने देखा होगा कि अभी भी जब ह्यूमंस रहते हैं तो वो एक क्लस्टर में रहते हैं, यानी कि मकानों की जो दूरी है वो काफ़ी पास पास होती है, एक साथ कई सारे मकान आसपास बने हुए होते हैं, जिसको हम एक कॉलोनी कहते हैं। सो ह्यूमन बींग्स ने यहाँ से ही सबसे पहले स्टार्ट किया था कि वो कॉलोनीज़ में रहना स्टार्ट जो है वो यहीं से हुआ था। तो इसी को हम कह सकते हैं कि ये एक इवोल्यूशन था एक सोसाइटी का, यानी कि एक उन्होंने सोसाइटी फॉर्म कर ली कि आसपास रहने वाले लोग हैं ये सब के सब। इन सम प्लेसेस आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड कुकिंग प्लेसेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड दीज हट्स। और कई जगह आर्कियोलॉजिस्ट ने ये चीज़ भी डिस्कवर करी है कि ये लोग जो थे ये घर के अंदर और बाहर दोनों तरफ जो है ये लोग खाना बनाया करते थे, यानी कि कुकिंग जो थी वो इनसाइड और आउटसाइड हट के दोनों जगह ये हुआ करती थी। तो ये था हमारा न्यूलिथिक एज के हाउसेस के बारे में। नेक्स्ट आता है सोशल लाइफ की, इन लोग की जो लाइफ थी वो किस तरह से थी। We can see the evolution of society from hunter-gatherers to settled tribal group during the Neolithic age. The development of villages had led to the new occupations and specialization of labor.
ऑल्सो सर्टन ग्रुप्स बिकेम स्किल्ड इन सर्टन टास्क एंड देयर वॉज अ डिवीजन ऑफ सोसाइटी इन वेरियस ग्रुप्स। देखिए अब जैसे जैसे यहाँ पे एवोल्यूशन होता है, कि एवोल्यूशन मतलब होता है बेटरमेंट होते जाना, यानी कि पिछली पीढ़ी से या पिछले कामों को हम धीरे धीरे इम्प्रोवाइज करते जाएं, बेटर करते जाएं और एक नए फॉर्म में आते जाएं। सो दैट इज़ कॉल्ड एवोल्यूशन, जिसमें हम और ज़्यादा पिछले से हम बेटर हो जाएं। सो दैट इज़ कॉल्ड एवोल्यूशन। तो यहाँ पे जो इनका जो सोसाइटी का जो एवोल्यूशन था वो ये था कि बिफोर दीज पीपल वर दी हंटर गैदरर्स, ये पहले हंटर गैदरर्स हुआ करते थे, बट नाउ दे हैव टर्न इनटू और ट्राइबल कम्युनिटी एंड फार्मर्स, यानी कि पहले ये कम्युनिटी नहीं हुआ करते थे, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन हुआ करते थे, और अब ये एक कॉलोनी है, एक कम्युनिटी है, या हमें कह सकते हैं एक सोसाइटी है। तो इनने एक ट्राइबल ग्रुप बना लिए, जिसको हम कहते हैं कि आदिवासी कबीले जो होते हैं उनको इन लोगों ने फॉर्म किया यहाँ पे, और ये न्यूलिथिक एज में ही ये चीज़ हो पाई। अब द डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस हैड लेड टू द न्यू ऑक्यूपेशन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। देखिए यहाँ पे कि जब ह्यूमन बींग्स ने जब ये विलेजेस फॉर्म करने लगे, देखिए गांव एक यहाँ पे फॉर्म होने लगा, जब छोटे छोटे मकान कई सारे, जब बहुत सारे मकान एक जगह इकट्ठा हो गए तो वो एक गांव के रूप में एक तब्दील हो गया, एक गांव के फॉर्म में एक क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे नए नए रोज़गारों के भी यहाँ पे जो हैं वो रिक्वायरमेंट आने लगी। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर क्रिएट हो गया, यानी कि हर आदमी हर काम नहीं कर सकता था, अलग अलग लोग अलग अलग काम में स्पेशलाइज होने लगे, कि कोई आदमी खेती में अच्छा था, कोई हंटिंग में अच्छा था, कोई टूल्स में अच्छा था, कोई पॉटरी में अच्छा था, कोई मकान बनाने में अच्छा था। सो इस तरीके से जो डिफरेंट जो टास्क हैं, जो अलग अलग जो काम हैं, उसमें ये लोग अपने आप को स्पेशलाइज करते चले गए। तो इससे डिवीजन ऑफ लेबर ही हम कह सकते हैं, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर भी आने लगा, यानी कि अब हर व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर काम में स्किल्ड होने लगा था। ऑल्सो सर्टन ग्रुप्स बिकेम स्किल्ड इन सर्टन टास्क एंड देयर वॉज अ डिवीजन ऑफ सोसाइटी इन वेरियस ग्रुप्स। अब यहाँ पे कई लोग अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो गए थे, डिफरेंट टाइप्स में, जैसे कि हम कहें कि जैसे टूल मेकिंग हो गया या पॉटरी हो गया। तो इस तरीके से जब यहाँ पे लोग अपने पर्टिकुलर एक टास्क में स्किल्ड हो गए, तो इससे जो एक डिवीज़न है एक सोसाइटी में, या हम कह सकते हैं कि ग्रुप्स भी फॉर्म होने लगे, कि जैसे कि ये पर्टिकुलर एक विलेजर्स का ग्रुप है, जो एक विलेज है जिसके अंदर कुछ लोग किसान हैं, तो किसानों का ग्रुप अलग है, पॉटर्स का ग्रुप अलग है, और टूल मेकिंग वालों का ग्रुप अलग है। तो इस तरीके से एक अलग अलग जो है डिवीज़न जो है सोसाइटी में वो यहाँ पे फॉर्म होने लगे। द डिवीजन ऑफ वर्क विद इन अ ग्रुप वॉज बेस्ड ऑन एज, विजडम एंड फिजिकल स्ट्रेंथ, फार्मर, हर्डर्स, वीवर्स एक्सेट्रा। अब जो यहाँ पे जो डिवीजन है वो उनके काम वॉज बेस्ड ऑन एज, विजडम एंड फिजिकल स्ट्रेंथ। देखिए उनकी एज पर डिपेंड कर रहा था, यानी कि उम्र कितनी है, उनकी बुद्धि कितनी है। विजडम मीन्स होता है कि आपके पास बुद्धि कितनी है, तो यहाँ पे बुद्धि भी उनके पास कितनी थी वो, और उनके पास फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी थी, यानी कि वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग थे या वीक थे, उस पर भी डिपेंड करता था। यहाँ पे जो ग्रुप्स थे, फार्मर्स के ग्रुप्स थे, हर्डर्स के ग्रुप थे। हर्डर्स यानी होते हैं जो गाय भैंसों को या जो पशुओं को जो चराते हैं, उनको कहते हैं हर्डर्स। और वीवर्स, वीवर्स वो होते हैं जो कि वीविंग का काम करते हैं, कपड़े बनाने का, बुनने का काम करते हैं, और एक्सेट्रा, ऐसे कई सारे ग्रुप थे। बिकेम डिफरेंट ऑक्यूपेशनल ग्रुप, तो ये वहाँ के ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स जो हैं ये फॉर्म हो गए। न्यू कस्टमरी प्रैक्टिस ऑल्सो डेवलप्ड लीडिंग टू द बरियल ऑफ द डेड, अदर रिचुअल्स एंड सेरेमनीज। इसके बाद यहाँ पे अलग अलग तरीके की कस्टमरी प्रैक्टिसेस शुरू हो गई। कस्टमरी प्रैक्टिसेस मतलब होता है कि रीति रिवाज जो हैं ये अलग अलग शुरू हो गए। लीडिंग टू द बरियल ऑफ द डेड, सबसे पहले इसमें था कि एक मरे हुए व्यक्ति को गाड़ना, बरी करना, यानी होता है कि व्यक्ति को एक मरे हुए व्यक्ति को ज़मीन में गाड़ना, और इसी तरीके के दूसरे रिचुअल्स और सेरेमनीज भी ये लोग करने लगे। द डेड बॉडीज़ वर बरीड इन अर्न्स अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्ट्स दैट दे यूज ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। और साथ साथ ये लोग जो हैं उनको, जो डेड बॉडीज़ हैं उनको उनके सामान के साथ गाड़ा करते थे, जो कि उनने अपनी लाइफ टाइम में इस्तेमाल किए थे। यानी कि जो भी व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती थी तो उसको ये ज़मीन में गाड़ते थे उनके बिलोंगिंग्स के साथ। मैनी न्यूलिथिक साइट्स इन यूरोप हैव प्रोवाइडेड इलेबोरेट टोम्स एंड बरियल साइट्स, और कई सारे ऐसे न्यूलिथिक साइट्स हैं जहाँ पे हमको बड़े बड़े टोम्स दिखाई देते हैं और बरियल साइट्स दिखाई देती है। बरियल साइट से मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे लोगों को मरने के बाद उनको गाड़ा गया है। द न्यूलिथिक पीपल बरीड द डेड विथ ह्यूज रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ स्टोन्स कॉल्ड मेगालिथ्स मीनिंग लार्ज रॉक्स। इन लोगों को ये जब गाड़ा करते थे तो ये इन लोग को साथ एक मेगालिथ के साथ गाड़ा करते थे, यानी कि बड़ा सा एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता था पत्थर का, उसके साथ इसको ये लोग गाड़ा करते थे। और ये चीज़ भी हमको कई बार जो है उनकी डेड बॉडीज़ के साथ हमको आर्कियोलॉजिकल चीज़ों में हमको दिखाई देने को मिलती हैं।
सो ये जो चीज़ें थी इस चैप्टर में थी, तो ये था न्यूलिथिक एज के बारे में। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो हमारा जो चैप्टर था ये द सीड ऑफ रेवोल्यूशन, ये यहाँ पे पूरा का चैप्टर कंप्लीट होता है। अब जो आपका होमवर्क है इसमें कल के लिए वो ये है कि इस चैप्टर के साथ जो एक्सरसाइज है ये आपको कंप्लीट करनी है। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।